हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह है 8 जून। तो इसलिए आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम 2 घंटे में होने वाले हैं, इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा हल करने के लिए, 20 सवाल गणित का मिलेगा और 55 सवाल सबसे ज़्यादा रीजनिंग का सवाल मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी का पूरा 150 प्रश्नों का पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो साथियों, एक अंदाजा आप लगाइए कि 120 मिनट में आपका पूरा पेपर होने वाले हैं, जो कि 120 मिनट में 150 सवाल मिलने वाले हैं। तो साथियों, जिस तरह से आपके रियल पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम वही पेपर पैटर्न होने वाले हैं। कुछ सवाल देखिए बहुत इजी मिलेगा आपको, कुछ सवाल आपको मीडियम लेवल का मिलेगा, तो कुछ सवाल आपको बहुत हार्ड लेवल का मिलेगा। तो उन्हीं क्वेश्चन का पेपर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का एग्जाम ओरिएंटेड पूरे 60 सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट इन 60 सवाल में से आप सभी को 55 सवाल सही करने होंगे। तो एक तरह का साथियों, आप अपने परीक्षा में जाने से पहले ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन करके जाएंगे अपने से। यदि आप 8 जून के दोनों शिफ्टों के लिए या 9 जून के दोनों शिफ्टों के लिए या 10 जून के दोनों शिफ्टों के लिए इस क्लास में एंट्री किए, तो साथियों सारे सवालों का उत्तर आप तैयार कर लेंगे, जिससे कि जब आप अपने रियल शिफ्ट में बैठे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, आप सारे सवालों का उत्तर सही सही टिक लगा सके और गोला भर सके। ओके साथियों, तो इस क्लास से लास्ट में आप सभी से स्कोर भी पूछा जाएगा। आप सभी का कितना स्कोर बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो सर जी 1966 में शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में सबसे ज्यादा है साक्षरता दर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, मुथु स्वामी दीक्षितार किस संगीत के एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? बताएंगे आप लोग। मुथु स्वामी दीक्षितार किस संगीत के एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? तो याद रखिएगा कर्नाटक के थे ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की? तो साथियों, यदि आप सभी को हर एक पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। आप बताइए कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी और 1956 में कौन से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी? जैसे कि साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी और 1956 में समाप्त हो गई थी। दूसरी 1956 में शुरू हुई थी लेकिन 1961 में समाप्त हुई थी। तो सवाल क्या पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के, यानी कि आप सभी से ये सवाल पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, कौन सा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? तो साथियों, कौन सा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर
एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? तो भाई केपलर का तीसरा नियम बताता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, पहला पैरालंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? जो कि 1960 में हुआ था। जो साथियों पहला पैरालंपिक खेल हुआ था ना 1960 में, तो ये कहाँ पर हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? बताइए साथियों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? जैसे आपका कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, कथक उत्तर भारत का ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम याद रखिए केरल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमने आपके लिए ऐसा पूरे 5 मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस पोजीशन पे है। जब साथियों आप अपने परीक्षा में बैठकर 120 मिनट का पूरा पेपर दे रहे होंगे, उससे पहले ही साथियों ये पूरा 5 मॉक टेस्ट आ चुका है। टाइमर के साथ आप सभी का पूरा 120 मिनट का पूरा पेपर होगा, जिसमें आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 20 सवाल गणित का मिलेगा और 55 सवाल रीजनिंग का मिलेगा। यानी कि 150 प्रश्न 120 मिनट का पूरा पेपर होगा। एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो साथियों इस मॉक टेस्ट का खासियत ये है ना कि जब आप एक बार में डाउनलोड कर लेंगे तो आप कितनी बार हो सके उतना बार दे सकते हैं। जैसे आप कई जगह से टेस्ट लगाते होंगे तो केवल आपको एक बार मौका मिलता है, लेकिन साथियों एक ऐसा हमने टेस्ट आपके लिए तैयार किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि साथियों ना आप कितनी बार टेस्ट लगाई वो टेस्ट खत्म नहीं होगा। प्लस हर एक टेस्ट का अलग आपको सलूशन भी मिलेगा। इसके अलावा 5 फ्री पीडीएफ मिलेगा, उसका चार्ज आपको नहीं देना है। मात्र साथियों इसको आपको ना 49 रुपीज़ पे करके परचेस कर लेना है। कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसे आप जाइए, अपना ईमेल आईडी, नंबर और अपना नाम डालकर काफ़ी अच्छी तरीके से रजिस्टर करके साथियों उसे ले लीजिए आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं अंतिम 10 दिनों में आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना है। पहले तो साथियों जब ये मॉक टेस्ट को आप सबमिट करेंगे ना तो आपको एनालिसिस पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका स्कोर कितना हो पा रहा है, आपको किस पे अधिक फोकस करना है, सब कुछ साथियों एक मॉक टेस्ट से पता चलेगा। जब आप पूरे 5 मॉक टेस्ट को लगा लेंगे ना तब आपको फील होगा कि अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये तो टारगेट आपका 30 मई तक होने वाला है। 30 मई से पहले आप सभी को पूरा क्वेश्चन लगा लेना है, पूरे 5 को टेस्ट को लगा लेना अच्छी तरीके से, एक भी टेस्ट छोड़ना नहीं है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लिखा है, वहाँ पे टच करिए, अपना ईमेल आईडी, नंबर और नाम डालकर भाई रजिस्टर करिए और तैयारी शुरू कर दी। अंतिम 10 दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों सरकारी संपत्तियों की बिक्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो बी निवेश के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चला था। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत के संविधान का भाग चौथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है? तो साथियों भारत के संविधान का भाग जो चौथा है वो किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो ऑप्शन है ना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में कितने महीनों तक बढ़ा सकती है या कितने वर्ष तक बढ़ा सकती है? यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में कितने महीने तक बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, महीने नहीं पूरे 12 महीनों तक बढ़ा सकती है, क्योंकि 1 वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय का प्रकार नहीं है? तो साथियों कौन सा जल निकाय का प्रकार इनमें से नहीं है? तो डेल्टा नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी? तो साथियों भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी थी? तो याद रखिए दक्षिण भारत में।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम शैली के कलाकार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो पियानो बजाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक 16 पंखों से बनी होती है। यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच होता है? बताइए साथियों। बैडमिंटन की जो चिड़िया होती है यानी शटलकॉक होती है वो 16 पंखों से बनी होती है। यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच में होता है? तो साथियों 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। डैश यानी कौन सा त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है? तो वह त्यौहार साथियों बिहुला है। बिहुला त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, ये भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो याद रखिएगा केरल राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो साथियों 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित किया? तो साथियों बताइए कि हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित भी किया था? तो साथियों याद रखिए 1913 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत की कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? तो साथियों भारत की कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? तो याद रखिएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पर था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? तो साथियों देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? तो याद रखिएगा मोहम्मद कासिम नानोतबी थे। ठीक है, प्रमुख नेता देवबंद आंदोलन के। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय कौन सी संज्ञा शब्द है? तो आप याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका अंग दुरुस्त न हो? क्या बोलेंगे? जिसका अंग दुरुस्त न हो तो उसे क्या बोलेंगे? अपंग बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दरिद्र का पर्याय है भाई किसका? दरिद्र यानी कि साथियों अकिंचन, जिसके पास साथी कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है, जो बिल्कुल उसके पास घर भी नहीं रहता, दरिद्र के टाइप का होता है, जो बहुत बेकार होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सौरभ जो ने भाषण दिया वह तथ्यपूर्ण था। बताइए साथियों, सही विकल्प का चयन करना है। जो ने भाषण दिया, ये तो भाई गलत लग रहा है, क्या हो जाएगा? यानी सौरभ ने जो भाषण दिया था ये परफेक्ट होगा, ये आपका अशुद्ध है भाई। डी ऑप्शन आपका सही है। सौरभ ने जो भाषण दिया वो तथ्यपूर्ण था, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का ना बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को।
दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि कुछ आशंका होना हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है? बताइए साथियों, किस वाक्य में त्रुटि है? क्रिया प्रयोग त्रुटि है। पानी में कौन पड़ गया? भाई पानी में कौन गिर पड़ा, ये यानी पानी में कौन गिर गया, ये होगा। ये नहीं होगा कि पानी में कौन पड़ गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। पानी में कौन गिर गया, ये सही होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बता। अध्ययन कैसे हम लोग लिखते हैं? तो सर जी अध्ययन ऐसे हम लिखते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? पहला ऑप्शन, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, गर्मी के मौसम में लगना स्वाभाविक है। प्रस्तुत वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए साथियों, गर्मी के मौसम में लगना स्वाभाविक है, तो प्रस्तुत वाक्य रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? आप जानते हैं ना साथियों, गर्मी के मौसम में प्यास लगना भाई एक स्वाभाविक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे लाज नहीं आती, तो साथियों जिसे लाज नहीं आती तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्लज्ज बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लिखिए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। बताइए, वे सब कालचक्र में भाई पिस गए। वे कालचक्र में पिस के, पहिए के नीचे नहीं, वो सीधे पिस गए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? वह कालचक्र के पहिए के कालचक्र में, कालचक्र के की जगह में होगा भाई, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, में होगा। यानी कि वे सब कालचक्र में पहिए के नीचे पिस गए। कालचक्र के पहिए के नहीं हो, कालचक्र में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा। 36 देखिए, समूल का विलोम बताइए। समूल का विलोम तो याद रखिए निर्मूल होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? वाक्य के रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। बताइए साथियों, सही युग्म की पहचान करना है। नर्स अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल परफेक्ट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। तो साथियों विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा? जैसे कि हित का अहित, बिल्कुल ठीक है भाई। अपमान, जैसे कि अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान होता है। और निरादर का विलोम क्या होता है? आदर होता है। तो यही क्या है भाई? विकल्प अशुद्ध है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, बिग का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या हो जाएगा? तो बिग का क्या होगा साथियों? अज्ञ हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम होगा उग्र, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो साथियों बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? वे सभी योद्धा, ये पहला ऑप्शन क्या है भाई? बहुवचन संबंधित वाक्य ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। मांस न खाने वाला, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मांस न खाने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? निरामिष बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, ये तो साथियों रीजनिंग का सवाल आ गया भाई। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। जब साथियों कथन और निष्कर्ष का सवाल दे, सबसे पहले आप सभी को डायग्राम बना लेना है अच्छी तरीके से, कभी आप ये सवाल गलती करबा नहीं करेंगे। जैसे देखिए क्या दिया है, कथन कुछ टैब दवाएं हैं, यानी कुछ टैब, टैब को हम टी से लिखेंगे, कुछ टैब ना वो दवाएं हैं, दवाएं को हम डी से लिख देंगे। ठीक है, यानी कुछ टैब जो है ना वो दवाएं हो गए। क्लियर, इतना हो गया। अब देखिए कुछ टैब मलहम है, यानी कि कुछ टैब, यानी कुछ टैब क्या हो गया भाई? ये मलहम हो गए, मलहम को यम से लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ टैब भाई मलहम हो गए। क्लियर। कुछ दवाएं शाखाएं हैं, यानी कुछ दवाएं जो है ये क्या है भाई? शाखाएं हैं। ठीक है, इतना सवाल क्लियर हो गया।
अब देखिए साथियों, निष्कर्ष पहला क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ टैब शाखाएं हैं क्या साथियों, पहला निष्कर्ष जो दिया है कुछ टैब शाखाएं हैं, जैसे कि टैब यहाँ पे शाखा यहाँ पे, इनका तो भाई कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, यानी कि ये भाई गलत हो जाएगा, ये अनुसरण नहीं करेगा, पहला निष्कर्ष। दूसरा का देखिए, कुछ दवाएं मलहम हैं क्या साथियों, कुछ दवाएं मलहम हैं, इनका भी रिलेशन कुछ नहीं दिया है, यानी कि इसमें न तो निष्कर्ष एक न ही दो अनुसरण कर रहा है, यानी सेकेंड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप बताइए इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट, यदि डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए आप लोग, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए एक निश्चित गुण भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a जो है b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की बहन है, a गुणा b का अर्थ है a जो है b का पिता है, और a भाग b का अर्थ है a जो है b का भाई है। यदि a प्लस बी गुणा c भाग d माइनस e है तो a का c से क्या संबंध है, बताइए साथियों। ये सवाल हमने आपको कितनी बार हल करा दिया, अब आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए, हल करने का तरीका भी बता दिया है। जैसे साथियों आपका a प्लस बी दिया है, समीकरण को बस आपको देखना है a प्लस बी है ना, तो अब ये प्लस का मतलब ने प्रश्न में देखना क्या दिया है। जैसे देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया है, ए जो है ना बी की माँ, तो यहाँ पे साथियों ना बी की जो माँ होगी ना ए हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जो समीकरण आपको दिया है ना, इसमें आपको पी क्यू आर एस टी ये भी दे सकता है, एम एन ओ पी क्यू कुछ भी दे सकता है भाई। ऐसा नहीं रहेगा कि समीकरण में जो आपका प्रश्न में दिया अक्षर है ना ए बी सी डी वही आपको भाई समीकरण में दे, ये नहीं होगा, क्योंकि समीकरण में कुछ और भी दे सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे a प्लस बी देखिए समीकरण में दिया, तो प्लस का मतलब क्या होता है, a जो है b की माँ, तो यहाँ पे b की माँ a हो जाएगी, ठीक क्लियर। अब गुणा देखिए c दिया है, गुणा का मतलब देखिए a गुणा b का मतलब है कि a जो है b का पिता, यानी कि c का पिता कौन होगा, b होगा, c का पिता b हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए भाग d दिया है, भाग का मतलब देखिए a भाग b का अर्थ है a जो है b का भाई है, यानी कि d का भाई कौन होगा, c, d का भाई इस टाइम c है, e माइनस ई है, ठीक है। माइनस का मतलब a माइनस बी का अर्थ है देखिए a जो है b की बहन, यानी कि e की बहन कौन है, c, ठीक, e की बहन कौन है भाई, d, e की बहन d है भाई, एक सेकंड क्लियर। अब देखिए ये आपका समीकरण तैयार हो चुका ना। सवाल क्या पूछा है, a का c से क्या रिलेशन है, a का साथ c से रिलेशन पूछा आप सभी से। देखिए e को अपने आप को मान लीजिए मैं हो गया, मेरी बहन हो गई d, मेरे बहन का भाई c यानी मेरा भाई भी हो जाएगा, क्योंकि e को देखिए हमने अपने आप को माना है, ई साथियों हम हो गया भाई, मैं हो गया, मेरी बहन डी, मेरी बहन का भाई सी यानी मेरा भाई, मेरे भाई का पिता बी यानी मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के माँ ए, यानी कि साथ देखिए सी जो मेरा भाई है तो ए और सी का रिलेशन क्या होगा, ए का सी से संबंध क्या होगा, सोचिए तो भाई पिता की माँ होगा ना, यानी हमारे देखिए सी जो है जैसे कि ई मैं हो गया, मेरी बहन डी, मेरी बहन का भाई सी यानी मेरा भाई, मेरे भाई का पिता यानी मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिताजी की माँ, यानी रिलेशन क्या ए का सी से, तो भाई मेरे पिता की माँ है ना, ए का सी से रिलेशन यानी कि मेरे पिता की माँ है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे बिल्कुल भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलिएगा, ठीक है। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 781, 791, 800, 808, 815, तो साथियों 781। ऐसा काम करते हैं केवल 2 अंक उठाते हैं ना, 81, 91, एक सेकंड कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, 781, 791, ठीक है, 800, 808 और 815 ये दिया है। देखिए 781 से 791 प्लस 10, 791 से 800 यानी कि प्लस 9, 800 से 808 प्लस 8, 808 से 815 यानी प्लस 7। देखिए प्लस 10 पहले, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, यानी कि साथियों 815 प्लस 6 करते हैं कितना हो जाएगा, 815 6 कितना हो जाएगा, 821 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, तो 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में स्टे को 38-45 और लेच को 35-78 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में टी को कैसे कुटबद्ध किया गया है,
तो साथियों स्टे, STAY, स्टे में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया गया है 3845, ठीक है। LAYS, लेज में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए किसका कोड पूछा, टी का। जब सिंगल टी पूछा तो साथियों पहले कॉमन चेक करेंगे, लेकिन इसमें कॉमन मिलेगा नहीं क्योंकि स्टे में तो टी है लेकिन लेज में टी नहीं है, यानी कि एलिमिनेट कर देंगे नंबर को। जैसे देखिए स्टे में 3 है, लेज में 3 हो तो हटा दीजिए। 5 देखिए स्टे में है और लेज में 5 है तो हटा दीजिए। 8 देखिए स्टे में है, लेज में 8 तो हटा दी। अब बच रहा एक एक नंबर। स्टे में देखिए 4 बचा है, लेज में 7 बचा है। हमने आपको क्या बताया, जो अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा। देखिए टी पूछा है तो टी किस में, स्टे में है, तो स्टे में 1 नंबर 4 बचा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। देखिए यदि शब्द नोटेबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो साथियों नोटेबल NOTABLE, ठीक है। तो सबसे पहला अक्षर कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा, ई आ जाएगा। ई के बाद डायरेक्ट एल है भाई, एल के बाद एन है, ओ है, टी है। बताइए साथियों, जैसे एन से ओ भाई बदल गया, ओ से बी बदल गया, टी से ई बदल गया, ए से एल बदल गया, बी से एन बदल गया, एल से ओ बदल गया, ई से टी बदल गया, यानी सब बदल गया। यानी कोई भी भाई अपने अक्षर को अपने सेम पोजीशन में नहीं बनाए रखें, सभी अक्षर बिल्कुल चेंज कर दिए। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। RC 66 का SD 67 से एक निश्चित संबंध है, उसी प्रकार NB 3 का OW 4 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में CH9 किससे संबंधित है, बताइए साथियों। अब देखिए सवाल क्या दिया है कि RC 66 जो है ना वो SD 67 से रिलेशन में है। अब इसको हल करिए, सबसे पहले नंबर को हल करिए, 66 से 67 यानी +1। R देखिए 18, यस देखिए 19 तो +1 इसमें कर दिया। C देखिए 3, D 4 +1, यानी कि साथियों अक्षर में +1 हुआ है, नंबर में भी +1 हुआ है। क्लियर। अब देखिए दूसरे का देखिए NB 3 OW 4, N के बाद देखिए O आता है, B के बाद देखिए W आता है, इसमें भी +1 हुआ है, और 3 के बाद देखिए 4 +1 हो गया, यानी कि इसमें साथियों +1 का रिलेशन ही लगा है। C में +1 कर देंगे, H में +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। C 3 होता है, 3 1 4, 4 पे D आता है, H 8, 8 1 9, 9 पे I होता है, 9 1 10, DI 10 होगा भाई, DI 10 यानी बी ऑप्शन। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए भाई, आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है मेरे दोस्त। एक भी दिन का गैप नहीं होने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके लिए हम लगातार करवा रहे हैं। तो इसलिए साथियों नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। एक निश्चित गुण भाषा में CBGD को HGLI से संबंधित है, बिल्कुल पहले इसी का रिलेशन निकाल लेते भाई। जब इस तरह का सवाल आए ना भाई, तुरंत आपको भाई अप्लाई करना है मेथड, पूरा सवाल को नहीं पढ़ना है भाई, केवल एक का रिलेशन पता कर लेना। जैसे C3 H 8, B2 G 7, G 7 L 12, D 4 I 9। देखिए 3 से 8 तो +5 कर दिया, 2 से 7 +5 कर दिया, 7 से 12 +5 कर दिया, 4 से 9 +5 कर दिया, यानी कि इसमें रिलेशन +5 का लगा है। तो पूछा किसका है, VJRM का रिलेशन पूछा है, VJRM ये रिलेशन पूछा तो +5 करिए, +5 +5 +5। यम देखिए 13 होता है, R देखिए 18 होता है, J 10 होता है, B 22 होता है। तो साथी 22 5 27, 27 पे कौन अच्छा रहता है, A आता है। 10 5 15, 15 पे कौन आता है, O आता है। 18 5 23, 23 पे कौन आता है, W आता है। 13 5 18, 18 पे कौन आता है, R आता है, यानी कि AOWR, AOWR यानी C ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। एक कक्षा के 52 छात्रों के औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी होगी, हल करिए बात। जैसे पहले देखिए 52 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिए, 12 दूना 24 के 4 2, 12 पंजे 60 2 62, 624 के बराबर होगा। यदि शिक्षक की भी आयु शामिल कर दिया है, यानी जो पहले 12 छात्र थे तो अब कितने हो गए, 13 हो गए, यानी कि पहले 52 छात्र थे, यदि शिक्षक को भी ऐड किया जा रहा है यानी 53 हो जाएंगे। तो अब कितना होगा भाई, 13 छात्र भी हो जाएंगे।
13 वर्ष हो जा रही है भाई, 13 वर्ष हो जाती है। जब शिक्षक की भी आयु को भी शामिल किया रहा है तो पूरे समूह का औसत कितनी है, 13 वर्ष हो जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 3 39 के 9 3, 13 5 65 3 68, यानी कि टोटल इतना हो गया भाई। अब सवाल क्या पूछा है कि शिक्षक की आयु वर्षों में, तो माइनस कर दीजिए ना भाई, 689 में से 624 को माइनस करिए तो शिक्षक की आयु वर्षों में पता हो जाएगा। 9 में से 4 घटा 5, 8 में से 2 घटा 6, यानी शिक्षक की आयु वर्षों में कितना, 65 साल है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। एक व्यक्ति 22 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदता है और 35% हानि बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए साथियों। जैसे आप 22 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीद रहे हैं और 35% का हानि हो जा रहा है, यानी कि भाई 100 में से आपको 35% का हानि हो गया तो कितना होगा, 65 होगा। मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 गुणे 65 करिए, कितना आएगा। तो दोस्त मेरे आपका 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 है ना, 22 पंजे 10 के 0 11, 22 छक्का कितना हो, जैसे 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 132 और 10 142 होना है भाई, 142। 14 से 20 आएगा क्या, बताएंगे आप सभी लोग। 14 से 20, 2 1 3, 14 से 30 आएगा भाई, 14 से 30, यानी 14 से 30 आएगा। 14 से 30 रुपये होगा, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस हो कितना होगा, 14 से 30 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। 0.5 और 72 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो साथियों मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट में a इंटू बी है ना। a कितना है 0.5, b कितना है 72, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा। देखिए 5 दूना 10 का 0 1, 5 से 35 36, यानी 360। पॉइंट तो भी है तो पॉइंट बीच में लगे, यानी रूट 36 क्यों होगा। रूट 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 0.5 और 72 का मध्यानुपाती क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए एक कंपनी 10 रुपये प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ योजना प्रदान करती है, तो प्रभावित छूट प्रतिशत क्या होगा। यदि साथियों आप 10 रुपये में प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीदे और 1 पाएँ, यानी टोटल साथियों पेन कितना हो जाएगा। जैसे एक दुकानदार 10 रुपये का पेन दे रहा है, ठीक है, 2 पेन आपने खरीदा, लेकिन दुकानदार एक ऑफर दे रहा है आपको। 2 पेन आप खरीद रहे हो तो 1 पेन आपको ऑफर में दे रहा है, यानी 3 पेन हो जाएगा टोटल भाई, जब आपने खरीदा भाई 10 रुपये में 2 पेन, तो ठीक है। तो यहाँ साथियों छूट दिया, छूट का प्रतिशत पूछा है। तो जैसे साथियों देखिए एक छूट दिया भाई, कितने से छूट दिया, 3 से छूट दिया है ना, टोटल मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो 100/3 कितना होगा, आप जानते हैं 33 सही 3-3%, यानी 33 सही 1/3%, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। इसको हल करिए भाई। -9 माइनस फिर ब्रैकेट में -60 भाग -15 प्लस -3 गुणा 8, तो क्या आएगा। देखिए इसको हल करने का तरीका, जैसे साथियों यहाँ से जब इसको हल करेंगे हम लोग, -9 ये ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस। अब देखिए साथियों जब हम ब्रैकेट में -15 ये -60 है, अब पहले भाग करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 15 का भाग दोस्त मेरे, मानते हैं इसको काट देते हैं, इसको कट जाएगा भाई, ठीक है। तो 15 का भाग 60 पे देंगे तो कितना होगा, ये ब्रैकेट में 4 हो जाएगा भाई, क्योंकि साथियों जब -60 अपान में -15 करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना होगा 15 चौका 60 होगा। देखिए हमने 4 लिखा है भाई, ठीक है, सभी को समझ में आया। तो यहाँ से देखिए माइनस तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, फिर 15 का भाग 60 में दिया तो 4 आ गया, प्लस माइनस देखिए यहाँ पर है कितना आ जाएगा प्लस। अब ये गुणा होगा पहले -3 में, कितना होगा -24 होगा भाई। आप 8 का गुणा -3 में करेंगे तो -24 होगा ना भाई। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। 1 सेकंड भाई, यहाँ पे इक्वल का साइन कहाँ से आ गया, माइनस, ठीक है, -4 ये फिर प्लस 8 का -3 में गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक हुआ। अब देखिए साथियों ये -4 -9 -4, और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ से -9 -4 -24 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएंगे। -9 -28 कितना हो जाएगा, -37 हो जाएंगे, जुड़ जाता है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि साथियों कितना होगा
-37 हो जाएंगे, यानी कि सॉल्व पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। अब इस सवाल का उत्तर आप निकालिए तो भाई कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बिल्कुल परफेक्टली आप सभी को बताना है दोस्त मेरे। जैसे KLMNO और P एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज जैसे है, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5, 6 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। क्लियर। अब देखिए कि जो है यल के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, यल के दाएं से दूसरे स्थान पे के बैठा है, तो दूसरे स्थान पे यल के दाएं से दूसरे स्थान में के को हमने बैठा दिया। फिर देखिए यन जो है ना वो के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, के को तो ऑलरेडी हमने बैठा दिया, के बाएं से तीसरे स्थान पे यन बैठा है, के बाएं से यानी कि यन यहाँ पे आएगा, पहला स्थान ये हो जाएगा। के बाएं से देखना है, दूसरे के स्थान पे यल बैठा, तीसरे के स्थान पे यन बैठ जाएगा, ठीक है। इतना सवाल क्लियर हुआ। फिर देखिए पी जो है ना वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथियों पी जो है ना वो के का ना तो पी यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे आएगा। जाहिर सी बात है भाई पी यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि पी भाई ना के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर देखिए ओ जो है यम के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यम के बाएं से दूसरे स्थान पे ओ बैठा है, यानी कि साथियों आपने यम को कहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए। यम के बाएं से दूसरे स्थान पे ओ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। अब सवाल क्या पूछा है, के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? ठीक भाई बाएं, यानी निकटतम बाएं होगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई देखिए सवाल क्या पूछा है, के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? तो के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? जस्ट लेफ्ट हैंड में, यानी जस्ट लेफ्ट हैंड में यानी बाएं साइड में बैठता है, निकटतम बाएं बैठा है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आना चाहिए? हल करिए। इस सवाल का उत्तर आप निकालेंगे। जैसे दोस्त मेरे देखिए BDF HJL NPR क्वेश्चन मार्क, तो साथियों आप ऐसा काम करिए कि BHN का रिलेशन निकालिए, BHN। तो साथियों B होता है 2 नंबर, H होता है 8 नंबर, N 14 नंबर, तो 2 से 8 प्लस 6, 8 से 14 प्लस 6, तो इसी प्रकार से 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन अच्छा टी आ जाएगा। टी में यदि 20 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26, 26 पे जेड, देखिए यहाँ पे जेड, यानी कि पहला अक्षर टी आ जाएगा। क्लियर। तो टी से हमारा आंसर मिलेगा, यानी पहला ही ऑप्शन तो हो जाएगा। देखिए और कोई ऑप्शन टी से शुरुआत नहीं किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। संख्या 7, 8, 1, 5, 2, 4, 6, 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो साथियों जो 7, 8, 1, 5, 2, 4, 6, 9 दिया है भाई, प्रत्येक अंक को ना बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि साथियों आरोही क्रम जानते हैं छोटे से बड़े ग्रुप में, यानी कि 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? बाएं से चौथा अंक, बाएं से चौथा 5 होगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से माने और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा अक्षर है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करते हैं भाई, ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन का कोड करिए KMNH, K11, M13, H8, तो 11 से 13 तो +2 हुआ है, 13 से 8 -5 डायरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी का कोड करिए Q17, S19, तो इसमें भी देखिए भाई +2 हुआ है, N14, इसमें -5 कर दिया। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन तो सेम रिलेशन पे। सी ऑप्शन देखिए GDH, G7, D4, तो इसमें देखिए -3, यानी यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। H8, तो इसमें देखिए +4 कर दिया, यानी सी ऑप्शन अलग हो जाएगा भाई। जब आप ऑप्शन डी को बनाएंगे रिलेशन है इस तरह, तो +2 और -5 का रिलेशन लगेगा। जैसे देखिए H8, J10, तो +2 इसमें हुआ है, फिर ई देखिए 5, तो -5 कर दिया यहाँ पे। क्लियर। आप सभी को समझ में आ गया कौन इसमें भाई समूह से संबंधित नहीं है? तो GDH नहीं है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के सेशन का आप सभी लोग हल करिए। देखिए एक निश्चित कुल भाषा में सन इज हॉट को IAAHFT के रूप में और मून इज ब्यूटीफुल को IAIK
जेड वाई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में इज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों आप सभी से क्या पूछा? इज का कोड पूछा है। तो कॉमन चेक करिए ना, देखिए सन इज इसमें भी दिया है, मून इज, दोनों में इज कॉमन मिल गया। जब कॉमन मिल गया तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो आई ए देखिए कॉमन है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएंगे, आई ए हो जाएगा आंसर। तो साथियों जब भी सिंगल पूछे कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल गया तो समझिए आपका आंसर भी मिल जाएगा भाई कोड में। ठीक है, तो साथियों फाइनली ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए भाई। लगातार इसी तरह मेहनत आपके लिए जारी रहेगी, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक भी दिन में साथियों लगभग 3 क्लास आ रही है, डेली क्लास करिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए, जिससे आप सभी को काफ़ी अच्छा स्कोर मिले आपके पेपर में और वही क्वेश्चन आपको मिले जो हम डेली क्लास में कर रहे हैं। तो बस साथियों आप क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए और कमेंट बॉक्स में भाई लिंक दिया गया मॉक टेस्ट पहले लगाइए आप लोग जाकर। सभी स्टूडेंट वो मॉक टेस्ट भाई आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, सीधे सीधे आपके रियल पेपर में छपने वाले प्रश्न होने वाले हैं, वो 750 क्वेश्चन। तो उसको लगाइए, हल करिए और अपना सिलेक्शन भाई सुनिश्चित करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है भाई। तो महादेव की नगरी काशी के भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा मेरे दोस्त। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।